निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे अगर टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज सबसे पहले जो नाम है वो टाटा मोटर्स का यहाँ पर शामिल है। करीब 3% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है इस समय पर वो 700 रुपए पर ट्रेंड टाटा मोटर्स का चल रहा है। राइट। टाटा मोटर्स को लेकर के शुभम आपका क्या व्यू बन रहा है? लगातार जेएलआर में जो दिक्कतें थी वो भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो साइबर अटैक को लेकर के जो बात चल रही थी वो सारी भी हम्म। खबर अब कहीं ना कहीं जो है फैक्टर इन हो गई है। इसके बाद से राइट। अब टाटा मोटर्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ से क्या अपसाइड नजर आता है? अगर अंकित जी आप देखोगे जो भी ऑटोमोबाइल राइट। कंपनीज है, जैसे मारुति सुजुकी हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, वो सभी कंपनीज ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है ये रिसेंटली लास्ट वन वन एंड हाफ मंथ में। मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है फ्रॉम लास्ट टू 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 थ्री थ्री मंथ्स में। बट टाटा मोटर्स एक ऐसी सिंगल ऑटो कंपनी है जिसने अभी तक अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है, जो उसका 750 रुपीज का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वो क्रॉस नहीं किया हुआ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टाटा मोटर्स में एक रैली पॉसिबल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग 750 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। चलिए, तो 750 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए। शुभम, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या यहाँ पे टाटा मोटर्स में? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्राइस है 700 रुपीज पे, ये रिसेंटली साइबर अटैक का जो इशू था जो लास्ट वन एंड हाफ वीक से, जैसा आपने कहा कि ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है। बट एक बार 750 का एक बार लेवल क्रॉस होगा तभी आप अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आज के ही टॉप गेनर्स की लिस्ट में एक और शेयर जो है वो शामिल है यहाँ पर। ट्रेंट का जो है स्टॉक यहाँ पर टॉप गेनर की लिस्ट में निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। करीब राइट। 2.7% की जो तेजी यहाँ पे हमें ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रही है। करीब 4,803 पर इस टाइम पर ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शुभम, टेक्निकली क्या व्यू राइट। बन रहा है ट्रेंड को लेकर के? देखिए, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड में भी कंटिन्यू 7 to 8 डेज का सेलिंग है, जो कि अपने सपोर्ट के जोन पे है। जो इसका सपोर्ट है 4640 का जो लेवल है, वो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि ब्रेक नहीं हुआ है फ्रॉम लास्ट जून 2024। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से पुल बैक पॉसिबल है। गोल्डमैन सैक्स ने रिसेंटली आज एक नया रिपोर्ट भी इशू किया, जहाँ पे वो थोड़े से वो लोग थोड़े से न्यूट्रल व्यू है उनका ट्रेंड को लेके, बिकॉज ऑफ आरएमजी एक्सपोर्ट्स बैन जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है बांग्लादेश के थ्रू से। सो ये एक ट्रेंड के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो न्यूज़ेस है ये सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है, और ट्रेंड अभी अपने सपोर्ट जोन पे है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो न्यू बाइंग करने का, तो आप जरूर कर सकते चलिए, तो ट्रेंड में भी आप यहाँ पर नई बाइंग जो है यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से आप नई बाइंग करके चल सकते हैं। आज ऑलरेडी जो शेयर है वो टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है और अच्छा परफॉर्मेंस ही देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अगला जो हो। काउंटर है तो आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर भी करीब हमें 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। करीब 2038 पर ट्रेड करता हुआ इस टाइम पर। शुभम, हम्म। टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है आपका कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर? टेक्निकली अगर आप देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है जुलाई से लेके अक्टूबर तक एक कंसोलिडेशन फेज में था, और अभी ये फाइनली अपने वो कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करके अपसाइड जाने का प्लान कर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक को लेके, बिकॉज ये कंसोलिडेशन फेज अक्टूबर से चल रहा है। तो एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाएगा, एक बार अगर आपको ये लेवल से ब्रेकआउट दिखता है तभी आप न्यू एंट्री करने का प्लान कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अभी वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। जो लेवल्स आपको शुभम ने बताए, उनका आपको इंतज़ार करना होगा। वहाँ से ऊपर निकलता है, तो आप एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज के टॉप लूज़र्स भी हैं शुभम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसे फँसे हुए हैं लोगों के, वो कहीं न कहीं लूज़र सेगमेंट में ही है और वहाँ से लोग समझना चाहते हैं। चलिए, जिनके गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं, वो तो चलो फिर भी आराम से खुशी-खुशी बैठे कि चलो पैसे तो मेरे बन रहे हैं। लेकिन जो लूज़र्स की कैटेगरी में शामिल हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो भी समझने की कोशिश करेंगे और लगातार जो स्टॉक्स जो हैं, चाहे वो निफ्टी 50 में हो, मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, हम आप तक जो है उसका व्यू जो है आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुभम हम जरूर। हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं, वो आपको अभी बताएँगे कि टॉप लूज़र्स की कैटेगरी में जो बजाज फाइनेंस आज मौजूद है, ठीक है? शुभम, करीब 1.5-2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए शुभम?
मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है। ये 1.5% 2% जो आज जो सेलिंग हो रही है, ये एक छोटी सी प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग है अपने रेजिस्टेंस लेवल से। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा ये सेलिंग। थोड़े टाइम के बाद आपको वापस बजाज फाइनेंस में बाइंग दिख सकता है। तो अगर कोई भी है जिसने बजाज फाइनेंस में अगर वो सेल करने का प्लान करे, तो बिल्कुल ये सही आइडिया नहीं होगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बजाज फाइनेंस वापस एक ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में जो सेलिंग है वो लगातार आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह भी हो सकती है। जो भी नीचे की तरफ जो गिरावट है, आप वहाँ पर खरीदारी करते हुए चल सकते हैं और लगातार आपको जो है ऊपर के जो मूव्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप लूजर्स की ही कैटेगरी में आज एक और नाम जो है वो शामिल है एल का। एल कल गेनर्स की लिस्ट में शामिल था, आज लूजर्स की लिस्ट में जो है शामिल है। यहाँ पर 1% की हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। शुभम 3622 पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर। और लगातार एल फंडामेंटली तो हमें खैर बात करने की जरूरत है नहीं, फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन टेक्निकली समझना चाहेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल हम्म। ट्रेडर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए एल के स्टॉक में अभी। देखिए, जैसे आपने कहा अंकित जी कि कल ये टॉप गेनर्स के जोन में था, तो मोस्टली अगर आप देखोगे लार्ज कैप कंपनीज में, अगर आप देखोगे तो हमेशा गेनर्स के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से एक छोटी सी सेलिंग दिखती है। तो अगर आप देखोगे आज एल में भी 1% की सेलिंग हुई है। तो ये कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है जिसकी वजह से बिल्कुल। इन्वेस्टर्स लोगों को मतलब इन्वेस्टर्स लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसको लेके एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। और जैसे आपने कहा कि फंडामेंटली एल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जो सेक्टर्स में एल काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक टर्न अराउंड आने वाला है। सो एल को लेके हम बहुत पॉजिटिव है, एज वेल एज कंपनी टेक्निकली भी स्ट्रांग दिख रही है। बिल्कुल, तो एल को लेकर के यहाँ पर जो है पॉजिटिव ही राय शुभम की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। तो आप एल में एक अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी जो है बना करके चल सकते हैं और मिड टू लॉन्ग टर्म का जो है अपना नजरिया एल के अंदर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की ही टॉप लूजर की लिस्ट में एक और स्टॉक शामिल है। यहाँ पर टाटा स्टील का नाम भी आता है। टाटा स्टील में भी करीब 1% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो मेटल सेक्टर है वो इस पूरे वीक की बात करें या पूरे मंथ की बात करें, वहां पर थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें आती हुई दिखी ओवरऑल मेटल सेक्टर में। ऐसे में शुभम, आप टाटा स्टील को कैसे देखते हैं और ओवरऑल जो मेटल सेक्टर है उसमें आपको क्या कुछ पसंद आ रहा है? कोई और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप जानना चाहें। देखिए, अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर ने लास्ट 1 ईयर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, राइट। अगर आप देखोगे टाटा स्टील, गुड लक इंडिया, बहुत सारी कंपनीज है जो जिन्होंने ये खराब मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जितना मुझे याद है, अगर अप्रैल से देखोगे तो टाटा स्टील 40% अप है। सो ये शो करता है कि मेटल मेटल सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से इंडियन मेटल कंपनीज को आने वाले टाइम में और बेनिफिट मिलने वाला है। और इसको ये रीजन की वजह से हम मेटल कंपनीज को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो टाटा स्टील एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है मेटल सेक्टर में। और एक गुडलक इंडिया करके भी कंपनी है, आप उसमें भी देख सकते हो, जहाँ पे मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक स्लो गाइडेंस दिया हुआ है। बट हमें ऐसा लगता है कि गुड लक इंडिया ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है।